नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने दूसरे आंसर राइटिंग सैम्पल की बात करूंगी। ये आंसर भी मैंने किसी टेस्ट सीरीज के दौरान लिखा था। टेस्ट सीरीज से मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। हम कुछ 4-5 फ्रेंड्स ने मिलकर, कुछ 4-5 नोन जो तैयारी करते थे वैसे लोगों ने मिल करके खुद से हम लोग टाइम टू टाइम टेस्ट दिया करते थे, या फिर हम लोग समय समय पर आंसर लिखा करते थे। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, आंसर राइटिंग के समय आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आप जो लिमिटेड टाइम है उसमें आंसर लिखें। तो ये आंसर भी मैंने बीपीएससी के लिए लिखा था। 25 मिनट्स मुझे इसमें टाइम लगा था। आप देख सकते हैं कुछ आंसर्स के ऊपर मेरे टाइम मेंशन होते हैं। तो ये 2:10 2:10 से 2:35 के बीच में लिखा गया है, यानी ये लगभग 25 मिनट का, इसमें 25 मिनट का समय लगा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पॉलिटी से है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति को स्पष्ट करें, क्या इसे अर्धसंघीय कहा जाना उचित है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूपीएससी का तो फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वहाँ इतने शब्दों में नहीं लिखना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ के दौरान, मैंने अपने आंसर लिखने के दौरान इसे कैसे लिखा उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, यहाँ भी जब हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन का डिमांड है, पहले तो हमें भारतीय संविधान की प्रकृति को स्पष्ट करना है। ठीक है, पहले भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है वो जान लेना है। फिर हमें ये जानना है कि क्या इसे अर्धसंघीय कहा जाना उचित है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैंने लिखने की कोशिश की थी। देखिए, मैं इसको रीड करती हूँ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। डॉक्टर अंबेडकर इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि भारतीय संघ इसके एककों में, एककों माने यूनिट्स होता है, इसके एककों में हुए समझौते का परिणाम नहीं तथा एककों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। यहाँ मेरे राइटिंग को कंसिडर मत कीजिएगा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बस हाँ रीडेबल है, बस उतना ही होना चाहिए। अच्छी राइटिंग है तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, कई बार मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के जो बात है उनको कोट करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर में। तो यहाँ मैंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया है। पहला तो है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो भारत राज्यों का यूनियन है। और डॉक्टर अंबेडकर इसका अर्थ बताते हुए क्या कहते हैं कि भारतीय संघ इसके जितने भी एककों हैं उसमें हुए समझौते का परिणाम नहीं है तथा एककों को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। परंतु यहाँ भारतीय संघ की प्रकृति के बारे में संविधान मौन है। आगे हम सीधे आंसर पर हम लोग बात करते हैं कि ये बातें तो बता दी गई हैं, लेकिन भारतीय संघ की प्रकृति के बारे में संविधान मौन है, जिसके कारण विद्वानों के विचार में विभिन्नता दिखाई देती है। जिसके कारण क्या है, विद्वान जो हैं वो कई बार असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है और इसे हम क्या बोलें। संविधान की प्रकृति के अनुसार संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका परिसंघात्मक संविधान और दूसरा है एकात्मक संविधान। परिसंघात्मक संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य होता है। यहाँ मैंने उसको डिफाइन किया है, बिल्कुल एक लाइन में डिफाइन किया है, क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन नहीं था। दूसरा है वहीं एकात्मक संविधान में केंद्रीय सरकार को ही सर्वोच्च माना जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों के कुछ लक्षण विद्यमान हैं। ठीक है, इन दोनों के ही लक्षण विद्यमान हैं और आगे के पेज में हम लोग देखते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण हैं। तो संविधान की प्रकृति के बारे में केसी वेयर कहते हैं, यहाँ फिर से मैंने कुछ लोगों की बात को कोट किया है। संविधान की प्रकृति के बारे में केसी वेयर कहते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। वहीं एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान माना है। यहाँ चूँकि पॉलिटी में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का कुछ ये रहता है ना, कुछ जो फैसले रहते हैं उसको आप बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं और ये इसमें मार्क्स भी आपको अच्छा मिलता है। तो यहाँ उसके बारे में मैंने बताया है। फिर देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति को निर्धारित करने के पूर्व परिसंघात्मक तथा एकात्मक संविधान के लक्षणों को जानना जरूरी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग संविधान की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रकृति कैसी है और क्या ये अर्धसंघीय संविधान है। तो प्रकृति के बारे में हम लोग पहले तो हम लोगों ने दो बातें कर ली कि यहाँ परिसंघात्मक और केंद्रात्मक भी हमने बात कर ली, एकात्मक की बात कर ली। ठीक है, तो अब हम लोगों को
ये जानना होगा कि परिसंघात्मक के क्या क्या लक्षण है और एकात्मक के क्या क्या लक्षण, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ परिसंघात्मकता के क्या लक्षण हैं। पहले तो इसमें तो काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे ना, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लिख नहीं सकते हैं, उतना हमारे पास समय नहीं होता है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं हर एक पॉइंट को हम यहाँ डील करें। तो हम 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डील कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बता दूं कि मुझे और भी पॉइंट्स पता है और इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह से डायग्राम बना करके उसे दिखा दिया है। द्वैध शासन है, शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की 3 सूचियाँ, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता। ठीक है, तो आप भी अपने आंसर में बिल्कुल इस तरह के डायग्राम को यूज कर सकते हैं। मुझसे कई स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि डायग्राम को किस तरह से यूज करें, तो मैं अपने कुछ आंसर राइटिंग सैम्पल्स डाल रही हूँ और आप मेरे हर आंसर में कुछ ना कुछ डायग्राम ज़रूर देखेंगे। तो आप इस तरह से अपने आंसर में आप भी डायग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपका वो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में उसके बारे में थोड़ी बातें बतानी है, फिर जहाँ हम इसमें आएंगे, जब बॉडी पे आएंगे तो वहाँ आप कुछ डायग्राम को डाल सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। भारतीय संविधान में परिसंघात्मकता के कई लक्षण विद्यमान हैं। तो अब भारतीय संविधान में परिसंघात्मकता के जो लक्षण विद्यमान हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं होता एग्जाम में आपके पास। पहला क्या है, संविधान में केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारों की व्यवस्था है तथा इन दोनों का पृथक अस्तित्व है। दूसरा पॉइंट मैंने दिया है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और आर्टिकल 247 के द्वारा संघ, राज्य और समवर्ती सूची का भी प्रावधान किया गया है। अगर आपको आर्टिकल याद है तो बिल्कुल आपको आर्टिकल देना चाहिए। उसके बाद में देखिए, भारत में संविधान ही सर्वोच्च शक्ति है। केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम कम पड़ रहा था शायद, इसलिए मैंने सिर्फ केशवानंद भारतीवाद लिख करके छोड़ दिया है। अगर आपके पास समय है तो आपको पूरा लिखना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह माना है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, संविधान के व्याख्याता व अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय है तथा न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये 4 पॉइंट्स में मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये तो परिसंघात्मकता के लक्षण हो गए। इसी प्रकार एकात्मकता के भी कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में यहाँ नीचे बताया गया है। देखिए यहाँ भी मैंने डायग्राम से उसको दिखाने की कोशिश की है, और चूंकि आपको भी पता होगा कि एकात्मकता के काफ़ी सारे लक्षण विद्यमान हैं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने कई सारे पॉइंट्स दिखाए हैं। इन सारे पॉइंट्स को यहाँ हम डिटेल में तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो यहाँ उनको मैंने बताने की कोशिश की है, जैसे शक्तिशाली केंद्र, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान का लचीलापन, एक संविधान, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, राज्य को संविधान संशोधन की स्वतंत्र शक्ति ना देना, राज्यपाल का पद, राज्य की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवा, क्षेत्रीय परिषद इत्यादि। अब इसको यहाँ आगे हमने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कुछ सेंटेंस में जैसे इसे निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। भारत में केंद्र की अपेक्षा राज्य शक्तिशाली हैं। शक्तियों के वितरण के मामले में भी केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है। संघ सूची के अंतर्गत 97 तथा राज्य सूची में 66 विषय हैं। देखिए ये अभी शायद थोड़ा चेंज हो गया है, ये पहले का आंसर लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने पहले वाला ही डेटा दिया हुआ है। फिर दूसरा आर्टिकल 352, 356, 356 ये 360, 360 के अनुसार संकट काल में केंद्र राज्य की स्वायत्तता समाप्त कर सकता है। यह आपातकालीन प्रावधान जो है ना, वो उसके बारे में यहाँ बात की गई है। केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 156, ये अगर आपको आर्टिकल याद है तो जरूर लिखिएगा। संघीय व्यवस्था के विपरीत यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया है अमेरिका स्विट्जरलैंड से। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे देश के बारे में भी पता है तो पॉलिटी में बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरे देश के संविधान से यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं। इन दोनों लक्षणों को देखने पर पता चलता है कि भारतीय संविधान में इन दोनों शक्तियों का समावेश है। अब हम यहाँ पे देखिए उन दोनों के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ परीक्षण करते हैं तो क्या है, इन दोनों के लक्षणों को देखने पर क्या पता चलता है कि इन दोनों की शक्तियों का समावेश है। वास्तव में भारतीय संघ राज्यों के बीच नहीं बल्कि जनता के बीच के समझौते का परिणाम है।
भारतीय संविधान को इन्हीं कारणों से एकात्मकता की भावना में संघ कहा जाता है, अतः भारतीय संविधान को अर्धसंघीय माना जाना उचित है। ठीक है, यहाँ मैंने इसके लास्ट में ये आपका पहले उसको अच्छे से समझ लिया कि क्या है परिसंघात्मक संविधान, क्या है एकात्मक संविधान, उसके लक्षणों को समझ लिया, और यहाँ लास्ट में कंक्लूज़न में इसके बारे में मैंने बताया कि इन दोनों के लक्षणों को देखने पर यही पता चलता है कि इन दोनों ही शक्तियों का समावेश है। ठीक है, तो और ये क्या है, ये भारतीय संघ जो है वो जनता के बीच के समझौते का परिणाम है, इसलिए इसे अर्धसंघीय कहा जाना बिल्कुल उचित है। तो ये देखिए, ये बीपीएससी के लिए आंसर था, तो ये 4 पेज में मैंने आंसर लिखा हुआ है। अगर आपके पास समय है तो आप इसे और बड़ा कर सकते हैं आंसर, हालांकि मैं डायग्राम वगैरह ज़्यादा यूज करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबा आंसर, चूँकि 25 मिनट के टाइम पे 20-25 मिनट में नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा लंबा आंसर, और बिहार के लिए 4 पेज का आंसर सफिशिएंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो 4.5 पेज लिख दीजिए, या फिर एग्जामिनेशन में होता है कि कभी कभी आप किसी एक आंसर को 5 पेज लिख देते हैं और दूसरे आंसर को फिर थोड़ा छोटा करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पेज के भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पेज नहीं मिलता है, समय तो कम मिलता ही मिलता है, एक क्वेश्चन पे आपको 22 से 25 मिनट का ही समय मिलेगा, साथ में आपको पेज का भी लिमिटेशन है, ओनली 36 पेजेस मिलते हैं और 8 क्वेश्चन मिलता है। तो अगर आप देखें तो 4.5 पेज ही आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में आपने 4 लिख दिया, किसी क्वेश्चन में आपने 5 लिख दिया तो बिल्कुल चलेगा। जेपीएससी के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए आपको क्वेश्चन भी आंसर भी जो है वो अपना लंबा लिखना पड़ेगा। कम से कम अगर प्लेन पेज से हम देखें तो चूँकि प्लेन पेजेस में वो कम वर्ड्स आते हैं, तो उससे तो आपको 6-7 पेज लिखना ही पड़ेगा। रूलिंग पेज में अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको कम से कम 7 पेज करना होगा, सॉरी 6 पेज तो कम से कम करना ही होगा, 5.5-6 पेज इतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमने भारत में एक आंसर राइटिंग सैम्पल की बात की। इसी तरह से मेरी कोशिश होगी कि फिर से मैं दूसरा आंसर राइटिंग सैम्पल भी लेकर के आऊँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग समझ सकें कि आंसर कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार के आंसर्स में नंबर मिलता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।